हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वर्क एंड एनर्जी, उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया था, एक्सरसाइज का जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसे आज हम देखेंगे। और आई थिंक कि टोटल 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में, तो बहुत ही सावधानी से आप इस क्वेश्चंस को करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई कमेंट या कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, ठीक है। आपके डाउट को क्लियर करना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। सो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, समझेंगे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू नथिंग, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी होगी, क्योंकि रटना सोल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना एक सोल्यूशन होता है। अगर आपने वो टॉपिक समझ आ गया है तो आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हैं, बट अगर आपने टॉपिक नहीं समझा है और आपने उसका रट्टाफिकेशन किया है तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और हाँ, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप DM करें, ठीक है, मैसेज करें। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके पहले आपने 11 क्वेश्चन तक देख लिया है फर्स्ट वीडियो में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, देन आप क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो से स्टार्ट करें। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर कह रहा है कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड टीचर। तो अब यहाँ पर इसका आंसर्स क्या है, ये देखो। द आंसर इज बोथ यस एंड नो। यस, क्यों यस हो सकता है? बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन डीप स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। किसकी बात की गई है यहाँ पर? यहाँ पर बात की गई है मूव्स इन डीप स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी फोर्स नहीं लगता है, लेकिन डीप स्पेस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस से इन अदर प्लेस एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक स्ट्रेट लाइन में उसने मूवमेंट की वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वी कैन से यस, बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन डीप स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और नो हम इसलिए कह सकते हैं, नो बिकॉज फोर्स कैन नॉट बी जीरो for displacement on the surface of earth, some force is essential, ठीक है। because force cannot be zero for displacement, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी। जब आप फोर्स लगाएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क होगा, ठीक है। और फोर्स लगाया है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट होना है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम कहेंगे नो, बिकॉज फोर्स कैन नॉट बी जीरो फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पर फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्मूला है आपका, देखो F इज इक्वल टू F इंटू डी। अगर यहाँ पर हमने कहा फोर्स जीरो हो गया तो ये तो जीरो होना ही होना है ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, फोर्स जीरो नहीं हो सकता अगर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है दैट मीन्स वहाँ फोर्स नहीं है। तो इसका आंसर आप नो में दे सकते हैं। सो ऑन द अर्थ फोर्स इज इसेंशियल, बट ऑन द स्पेस या इन द स्पेस इट कैन डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, दोनों हो सकता है, यस और नो दोनों ही हो सकता है, बट यस किस रीजन में होगा, स्पेस रीजन में होगा, और नो किस रीजन में होगा, तो नो आपका अर्थ के रीजन में होगा, अर्थ के सरफेस पर होगा, ठीक है। दोनों ही पॉइंट में डिफरेंस पॉइंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। अब हमने फॉर्मूला सिंपल सा पढ़ा है, W इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पर, कितना भी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पर, दैट मीन्स तभी वहाँ पर वर्क हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। फोर्स उसने कितना भी अप्लाई किया हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। देन हमने कहा F इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन हो गया जीरो। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा आपसे, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। द पर्सन डज नॉट डू वर्क बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस in the direction of applied force as the force act in the vertically upward direction. Has he done some work or not? Not. Justify your answer. तो आंसर आपका यही हो जाएगा, because there are no displacement in the direction of applied force.
ठीक है। तो कभी भी आपको ये चीज़ नोटिस करना है, ये फॉर्मूला होता है वर्क का F इंटू डी, और जब यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये वॉल हो गया और इस वॉल पर हमने कितना भी फोर्स अप्लाई कर दिया, ये वॉल अपनी जगह पर है, डिस्प्लेस नहीं हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो F इंटू 0 आप करते हो तो 0 ही आएगा, तो वर्क डन वहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। तो यहाँ पर आपको ये पावर दे रखी है, यहाँ पर ये आपको टाइम दे रखा है, और पूछा क्या गया है आपसे, एनर्जी पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिक हीटर कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन या कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दे रखी है, P और T की वैल्यू दे रखी है। सो हम देखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा आपका फॉर्मूला। पावर आपको दे रखा है 1500 वाट इंटू 10 आवर। तो जब ये आवर में दिया है और ये वाट में दिया है, तो सबसे पहले आप इसको किलोवाट में चेंज करें। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। जब आपने 1500 को 1000 से डिवाइड किया, वी कैन कैंसिल बोथ टू जीरोज। नाउ 15/10, तो यहाँ पर 15/10 तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1.5 वाट किलोवाट इंटू 10 आवर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 15 किलोवाट आवर, ठीक है। ये हो गया क्या, वर्क डन हो गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाउ मच एनर्जी कंज्यूम, 15 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम, और किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्स इन 10 आवर्स। सो आंसर हो जाएगा आपका, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर इन 10 आवर इज 15 किलोवाट आवर और 15 यूनिट्स, बिकॉज 1 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ना क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज व्हिच अकर व्हेन वी ड्रा ए पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट, ठीक है। हमने क्या किया, एक पेंडुलम बनाया है वन साइड और इसको अलाउ किया है कि ये क्या करे, ऑसिलेट करे। वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, ये जो बॉब है ये रेस्ट पोजीशन पर क्यों आ जाता है, यानी इस पोजीशन पर क्यों आ जाता है, ये आपको बताना है। व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इसकी एनर्जी का क्या हो जाता है। इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसका वायलेशन हो रहा है, इसका अपोज हो रहा है। सो यहाँ पर आप देखते हैं, इन द गिवन पेंडुलम देयर आर 3 केस ऑफ पॉइंट टू बी डिस्कस, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया O, यहाँ पर एक पेंडुलम ले लिया हमने, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा भी मूव करोगे तो ये B पोजीशन पर जाएगा और B से ये हो सकता है कि C पोजीशन पर जाएगा। तो जब ये B पर या ये C पर जा रहा है तो यानी कि ये अपने मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 होगी, बट हाइट मैक्सिमम है तो आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड फेंकते हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसी तरीके से जब ये बॉब, ये पेंडुलम का बॉब जब यहाँ पर जाएगा या यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। बट जब ये अपने यहाँ पर स्टेट कंडीशन में रहेगा, ग्राउंड पर रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। सो हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे at the point B and C, this is B and this is C, the pendulum bob is at its maximum height, ठीक है। यहाँ पर मेन रीजन क्या है, हाइट इज मैक्सिमम, सो इट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, बट दोनों का सम जो होता है एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है। सेम इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये एक रीज़न होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है।
बी और सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो रहा है बट काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है। जबकि अगर हम पॉइंट ग्राउंड पर देखते हैं तो यहाँ पर हाइट जीरो है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पर भी अगर हम प्लस करेंगे दोनों का, यहाँ प्लस करेंगे दोनों का, यहाँ प्लस करेंगे दोनों का, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। एट द पॉइंट ए द पेंडुलम बॉब इज its lower point. Total potential energy conserved into kinetic energy. Now the kinetic energy is maximum and potential energy is zero. Once again the total mechanical energy remain constant. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी से मतलब है तो टोटल जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए एवरी प्लेस पर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, उसका वायलेशन नहीं करता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, नो इट्स नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस समझना ज़रूरी है आपको, आप समझ लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक मैंने देखा नहीं इसको क्लियरली, ये आया नहीं है, ठीक है, ओके, बट यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला दिख रहा है आई थिंक वर्क डन का, ठीक है, हाफ mv² लगाकर तो देख लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है आई थिंक इस केस में, और काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv² है, तो प्लस जीरो, तो फाइनल वर्क डन या जो भी मिल जाएगा आपको हाफ mv² मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। देख लेना क्या है क्वेश्चन, अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस क्वेश्चन को आपको ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार फॉर 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। क्या चाहिए, वर्क चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मास दे रखा है आपको 1500 kg और आपको वेलोसिटी v दे रखा है 60 km/h। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², है ना, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको, m की वैल्यू हाफ, m की वैल्यू है 1500, v², अब v यहाँ पर आपका क्या है, km/h है, जबकि मीटर पर सेकंड में आपको लेना होता है। तो जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, मीटर में चेंज करना होता है। तो ऊपर हम लोअर वैल्यू लेते हैं, नीचे अब हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 2 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 100 हो जाएगा, 100/6 आ जाएगा। इसको और कट करेंगे तो 50/3 मिल जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1500 मास हो गया, हाफ हो गया यहाँ पर इंटू हाफ mv², v आया हमारा 50/3 इंटू 50/3, क्लियर। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, 3 5 15 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 500 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा सबको मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 25 5 125, ये हो गया 125, और यहाँ पर आपको मिल गया 2 और 3 यानी कि 6 हो गया नीचे, मल्टीप्लाई 10 पावर 2 3 4, 10 पावर 4 0 हो गया, ठीक है। अब 6 को 125 को 6 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा आपका, 6 2 12 हो गया, ठीक है। जीरो बढ़ाकर हमने क्या करना, पॉइंट लेना है। तो 6 6 36, 6 8 48 है ना, तो 48 क्योंकि 50 अराउंड है यहाँ पर, तो 48 लेना है, 20.8 आ जाएगा इंटू 10 पावर 4। तो आपको राइट आंसर क्या मिल जाएगा, 20.8 इंटू 10 पावर 4 जूल राइट आंसर आ जाएगा। वर्क डन यानी कि कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा उस कार को स्टॉप करने के लिए, 20.8 इंटू 10 पावर 4 जूल, ठीक है। आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, m की वैल्यू रखनी है और उसके बाद आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ देती हूँ आपको क्वेश्चंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, F ये फोर्स हो गया, फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सोन बाय द लॉन्गर एरो, ठीक है। ये लॉन्गर एरो के द्वारा दिखाया गया है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रहा है इसमें। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, बोल रहा है कि इस पर एक फोर्स एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। फोर्स आपका अपवर्ड भी है, फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो
द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये मैक्सिमम है बाय लॉन्गर एरो। ये जो लॉन्गर एरो है इसी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट को शो किया गया है, और जो ये छोटा एरो है ये फोर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्क डन 0 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा ये आपने बताना है। तो सबसे पहले हम फिगर 1 को देखते हैं। ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर आप cos 90 पुट करेंगे और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो जब cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 तो आपको वर्क क्या मिल जाएगा, वर्क डन यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इन द फर्स्ट केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर इन ईच अदर, सो वर्क डन इज 0। कैसे हुआ वर्क डन 0, आपको पता है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 मिल जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसका सेकंड पार्ट है। इन सेकंड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, देखो दोनों सेम ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक हो गया, समझ लो आप, ये एक बॉक्स हो गया, आपने इधर से ये फोर्स लगाया और इधर इसको मूवमेंट होता जा रहा है, ठीक है। हम इधर से इसको पुश कर रहे हैं और ये इधर फिसलता जा रहा है, इसका मतलब हम जिस डायरेक्शन में इसको चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। नाउ ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, ये एक बॉक्स है, आप फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं, आप फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, यानी कि बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो तीनों केस आपको याद रखना है, जब परपेंडिकुलर होगा तो 0, जब सेम डायरेक्शंस में होंगे तो मैक्सिमम यानी पॉजिटिव, और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे तो वहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। सोनी सेज दैट द एक्सीलरेशन in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? ठीक है, एक्सीलरेशन क्या बोला इन्होंने, 0 हो सकता है, बट हमने क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यानी ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी जो होता है आपका वो क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका 0, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया acceleration in an object could be 0 even the several forces are acting on it. Do you agree with her? तो आपको आंसर देना है yes, acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Even कुछ फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उसके बावजूद भी एक्सीलरेशन 0 हो रहा है, ठीक है। रीजन क्या है, दिस हैपन्स व्हेन ऑल द फोर्स कैंसल आउट ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया, एक बंदे ने इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। तो सेवरल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आई होप ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक इधर से फोर्स अप्लाई किया, एक इधर से, मे बी कि इनका जो फोर्स है वो इक्वल है, 3 न्यूटन ये भी अप्लाई कर रहा है, 3 न्यूटन ये भी अप्लाई कर रहा है, तो दोनों का फोर्स एक दूसरे से कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम। तो जब यहाँ पर फोर्स 0 हो गया तो एक्सीलरेशन 0 होगा ही होगा। तो राइट ऑप्शन आपको समझना है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट ईच। तो अभी हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन आया था, तो मैंने क्या बोला था, इसको कन्वर्ट करना है किलोवाट में। तो 500 को आप 1000 से डिवाइड करिए, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 0.5 किलोवाट, ठीक है। तो 0.5 किलोवाट मिल गया हमें पावर। आवर कितना दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है हमें, 10 आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का या वर्क डन का, क्या होता है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला से पुट करना है 0.5 इंटू 10। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिल जाएगा किलो वाट आवर, या आप बोल सकते हैं 5 यूनिट, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने कितना बोला,
द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 डिवाइस का 5 निकाला है, तो 4 डिवाइसेस हैं, तो 5 × 4 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 20 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट, सो 20 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच इन 10 आवर विल बी 20 यूनिट्स। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसा ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, तो उसी तरीके से ही आपको ये करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। फ्रीली फॉल हो रहा है, ये इवेंचुअली स्टॉप हो जा रही है, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एज द ऑब्जेक्ट हिट्स हार्ड ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होती है ये आपको ध्यान रखना है। हीट एनर्जी, द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड बिकम स्लाइटली वार्म। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये नीचे गिरा तो ग्राउंड से जब ये टकराएगा तो इसमें एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट और ग्राउंड एक दूसरे से स्लाइटली टकराने पर स्लाइटली वार्म हो जाते हैं, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। दूसरा साउंड एनर्जी, कोई भी बॉल ये ग्राउंड पर आया तो साउंड होगा, साउंड इज हर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो साउंड एनर्जी होगा। थर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ग्राउंड, द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड गेट डिफॉर्म्ड अ लिटिल बिट एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। जहाँ पर ये कोलिजन होगा, जहाँ पर ये आकर गिरता है अर्थ पर, वहाँ पर थोड़ा सा जो अर्थ होता है, ग्राउंड होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि जो उसका प्रॉपर फॉर्म होता है, प्रॉपर रूप होता है, प्रॉपर शेप होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लिटिल बिट। ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके टोटल क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो आपका एक्सरसाइज चैप्टर 11 का इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। वीडियो कैसी लग रही है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।